नमस्कार जोहार। आज आप झारखंड में आपदा प्रबंधन से संबंधित जो प्रश्न है वह आप यहाँ पर जानेंगे और यहाँ पर झारखंड जीके को मजबूत करेंगे। तो आपदा प्रबंधन जो आप जानते हैं, जो आपदाएं होती है उसके प्रबंधन के लिए जो बनाया गया है आपदा प्रबंधन, इसे डिजास्टर मैनेजमेंट कहते हैं। क्या कहते हैं? डिजास्टर मैनेजमेंट इसे कहते हैं, आपदा प्रबंधन यह है। और इसके लिए यहाँ पर हम आपको बता दें कि झारखंड में इसे 3 जोन में बांटा गया है। इसको जोन 2, 3 और 4, ये 3 जोन में झारखंड के पूरे सभी जिले जो हैं, झारखंड के 2 जिले जो सबसे अधिक संवेदनशील भी है, सबसे अधिक संवेदनशील है भूकंप के मामले में, वह 2 जिले क्रमशः पहला जिला जो है वह साहेबगंज है। कौन है? साहेबगंज। और दूसरा जिला गोड्डा है। यह दोनों जो है जोन 4 में आता है। साहेबगंज और गोड्डा यह 2 जिले जो हैं जोन 4 में, और ये सबसे भूकंप के दृष्टिकोण से सबसे संवेदनशील जिले हैं दोनों। कौन कौन? साहेबगंज और गोड्डा, ये जोन 4 में आते हैं। बाकी 15 जिले और 7 जिले, 15 जिले इसमें, 7 जिले जोन 2 में। इस प्रकार से टोटल 24 जिले झारखंड के जो हैं उसको इसका क्लासिफिकेशन किया गया है, वर्गीकरण किया गया है। चलिए तो हम सवाल नंबर 1 में आते हैं। भूकंप संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड राज्य को किस जोन में रखा जा सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि जोन 2, 3 और 4 ये सभी जोन में झारखंड को रखा जा सकता है। अगला सवाल पर हम आपको ला रहे हैं। सवाल है, भूकंप जोन 2 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो भूकंप का जो दूसरा जोन है उसके तहत झारखंड के 7 जिले आते हैं। और भूकंप जोन 3 के तहत झारखंड के कितने जिले आते हैं? तो मैंने आपको बताया कि झारखंड के 15 जिले भूकंप जोन 3 के अंतर्गत आते हैं। और भूकंप का जोन जो 4 है उसके अंतर्गत 2 जिले, कौन कौन? तो साहेबगंज, क्रमशः साहेबगंज तथा गोड्डा, यह 2 जिले जो हैं वो भूकंप जोन 4 में आते हैं। चलिए अगला सवाल आपके सामने है कि भूकंप जोन 4 के तहत झारखंड का कौन कौन सा जिला जो है शामिल है? तो मैंने आपको बताया कि भूकंप जोन 4 के तहत जो है गोड्डा तथा साहिबगंज, ये 2 जिले जो क्रमशः हैं वो भूकंप जोन 4 में शामिल है। तो झारखंड में भूकंप की दृष्टिकोण से आप जब देखेंगे तो सबसे अधिक संवेदनशीलता यानी सबसे अधिक सर्वाधिक संवेदनशील जिला में से नाम जो है यह दोनों जिला का नाम है। कौन कौन? तो गोड्डा तथा साहिबगंज। किस दृष्टिकोण से? भूकंप की दृष्टिकोण से। चलिए अब हम आगे सवाल की ओर आपको ले जा रहे हैं। सवाल है, भूकंपीय संवेदनशीलता की दृष्टि से झारखंड के सर्वाधिक संवेदनशील 2 जिले कौन से हैं? चलिए यह सवाल आपके सामने आ गया है। तो मैंने आपको इसका जवाब बताया था कि साहेबगंज तथा गोड्डा जो 2 जिले हैं वह भूकंपीय दृष्टिकोण से सबसे अधिक संवेदनशील या क्रमशः 2 जिले जो हैं। चलिए आज के सेशन की ओर आगे बढ़ाते हुए हम आपको आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल आगे है कि झारखंड राज्य में बाढ़ का प्रमुख कारण क्या है? तो यहाँ पर देखिए दिया है कि हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियरों के पिघलने के कारण। ये तो झारखंड में इसका असर नहीं है। अत्यधिक मानसूनी वर्षा के कारण नदियों के जलस्तर में वृद्धि, यह इसका जो है वह बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है कि अत्यधिक वर्षा, मानसूनी वर्षा जब होती है और इसके नदियों में जलस्तर में वृद्धि हो जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप, इसी के फलस्वरूप झारखंड में बाढ़ आने की संभावना होती है। चलिए सवाल को आगे बढ़ा रहे हैं। सवाल है कि झारखंड राज्य का कौन सा भाग बाढ़ से सर्वाधिक प्रभावित है? तो यह बात आप याद रखें कि झारखंड का जो उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है, उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में आपके संथाल परगना प्रमंडल के सारे जिले जो है वह आते हैं, वह सबसे अधिक आपका बाढ़ के दृष्टिकोण से सबसे अधिक संवेदनशील है और बाढ़ यहाँ पर सर्वाधिक प्रभावित करता है। कौन से जिले? तो उत्तरी पूर्वी झारखंड। उत्तरी पूर्वी झारखंड जो है वह आपका बाढ़ के दृष्टिकोण से सबसे अधिक संवेदनशील है, सबसे अधिक प्रभावित करते हैं उत्तरी पूर्वी झारखंड को। और अगर आप बात करेंगे कि सूखा के दृष्टिकोण से, सुखाड़ के दृष्टिकोण से, तो यहाँ पर यह उत्तरी पूर्वी हो गया और यही इसका उत्तरी पश्चिमी झारखंड जो है वो आपका सुखाड़ के दृष्टिकोण से, सूखे के दृष्टिकोण से सबसे अधिक यह प्रभावित जिले हैं। सूखा से यह प्रभावित होते हैं जिले। चलिए आगे हम सवाल को बढ़ा रहे हैं। सवाल है कि झारखंड में आने वाले बाढ़ के निम्न में से कौन से नकारात्मक प्रभाव दिखाई पड़ते हैं?
जब झारखंड में बाढ़ आते हैं तो उसके कौन से नकारात्मक प्रभाव जो है वो झारखंड में दिखाई पड़ते हैं। तो यहाँ पर जो ऑप्शन आपके सामने है उस ऑप्शन को देखेंगे। धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव, बिल्कुल प्रतिकूल प्रभाव धान की फसलों पर पड़ती है, क्योंकि सावन यानी कि आपका बरसात के समय में जब यहाँ पर मानसूनी वर्षा अत्यधिक होती है और नदी में जलस्तर बढ़ता है, उसी वक्त यहाँ पर बाढ़ आती है। तो उसी वक्त हम लोग यहाँ पर झारखंड में फसल धान की खेती करते हैं, खरीफ फसल की खेती करते हैं, तो धान की फसलों पर प्रतिकूल प्रभाव दिखता है, मानव स्वास्थ्य पर भी दुष्प्रभाव होता है और शहरी क्षेत्रों में परिवहन व्यवस्था पर दुष्प्रभाव ये भी होता है। और आज इस तरह से इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वह उपरोक्त सभी की ओर हम लोगों को जाना होगा। चलिए सेशन का 9वां सवाल यह है कि झारखंड राज्य का कौन सा भाग सूखा के प्रकोप से सर्वाधिक प्रभावित होती है। यहाँ पर जिले नहीं पूछ रहे हैं, पूछ रहे कौन से भाग, झारखंड के कौन से भाग सर्वाधिक प्रभावित होते हैं सूखे से। तो यह बात आप याद रखेंगे, मैंने आपको बताया था कि बाढ़ से सबसे अधिक प्रभावित उत्तरी पूर्वी झारखंड और सूखा से सबसे अधिक प्रभावित जो जिले हैं वह आपका उत्तरी पश्चिमी झारखंड। तो यहाँ ऑप्शन में वह दिया है उत्तर पश्चिमी झारखंड, जो ऑप्शन नंबर डी में दिया है, यह आज के जवाब सवाल का राइट आंसर हो जाएगा। सवाल है झारखंड राज्य का कौन सा जिला सूखा से सर्वाधिक प्रभावित होता है। तो झारखंड का बिल्कुल पश्चिमी जिला जो है वह आपका पश्चिम में ही है, जिला नाम है पलामू। यह जिला सबसे अधिक प्रभावित होता है सूखे से। चलिए सेशन का 11वां सवाल पर हम आपको ले जा रहे हैं। सवाल है कि झारखंड में सूखा जैसी समस्या से निपटने हेतु निम्न में से कौन से कदम कारगर सिद्ध होंगे। यह सवाल आपको झारखंड के एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, यह आपको झारखंड के एग्जाम में आ सकते हैं। सवाल है वाटर शेड मैनेजमेंट। बिल्कुल आप वाटर शेड मैनेजमेंट इस प्रकार का व्यवस्था जब झारखंड में करेंगे तो इसमें यहाँ पर क्या हो सकता है, सूखे जैसी महामारी से समस्या से आप निपट सकते हैं। वो ऐसी समस्या है जो बिल्कुल अधिक, जब सुखाड़ होता है तो अन्न के बिना लोग यहाँ पर मरने लगते हैं, बहुत सारे लोग भूखे मर जाते हैं, बहुत सारे किसान आत्महत्या कर लेते हैं। इस प्रकार का समस्या झारखंड में आम है। तो यहाँ पर सूखे से निपटने के लिए वाटर शेड मैनेजमेंट यह सुविधा जो है बिल्कुल ही कारगर साबित होगा। जलाशयों का निर्माण करके, बिल्कुल जलाशयों का निर्माण करके भी आप सूखे से निपट सकते हैं। यहाँ पर आप जल संरक्षण कर सकते हैं, वाटर सेविंग यहाँ पर आप कर सकते हैं। और ऐसा बहुत सारे कारगर उपाय झारखंड सरकार द्वारा समय समय पर किए जाते हैं। इस वर्ष भी प्रत्येक वर्ष इस जल को संरक्षण के लिए, वाटर सेविंग के लिए नए नए तालाब का निर्माण, पुराने तालाब का जीर्णोद्वार, नए नए डोभा का निर्माण, इस प्रकार से बहुत सारे कदम उठाए जाते हैं। तो यहाँ पर जलाशयों का निर्माण हो गया। वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण, बिल्कुल आप जब वृक्षों की कटाई पर नियंत्रण करेंगे, वृक्ष की कटाई में कमी आएगी तो जल स्तर झारखंड में बना रहेगा। क्योंकि वृक्ष जब रहते हैं तो वो जल स्तर को पकड़ के रखते हैं, तो जल स्तर को ज्यादा नीचे नहीं जाने देते हैं। क्योंकि आप जब वृक्ष की कटाई अधिक करेंगे जल स्तर स्वतः नीचे चली जाएगी और इस प्रकार से आपको सूखे जैसी भयंकर समस्या से आपको गुजरना पड़ेगा। तो यहाँ पर इसका जो जवाब हो जाएगा वह हो जाएगा उपरोक्त सभी या सभी जो यहाँ पर ऑप्शन दिए हुए हैं वह सारे कारगर उपाय हम लोग करके और यहाँ से सूखे जैसी समस्या से निपट सकते हैं। सेशन का 12वां सवाल है, आप याद रखें कि आप डिजास्टर मैनेजमेंट पढ़ रहे हैं, आपदा प्रबंधन पढ़ रहे हैं, वो भी झारखंड में, झारखंड के आपदा प्रबंधन के बारे में पढ़ रहे हैं। सवाल है झारखंड राज्य में तड़ित झंझा। देखिए ये भी एक आपदा है, एक प्रमुख आपदा है जिससे व्यापक पैमाने पर जान माल की हानि होती है। इस समस्या से निपटने हेतु कौन से उपाय कारगर सिद्ध होंगे। तो आप जानते हैं तड़ित जो समस्या है, यानी कि बिजली गिरने की जो समस्या बरसात के समय में होती है, यह आम है और यह बिल्कुल आए दिन देखने को आपको मिलता है। तो इससे निपटने के लिए यहाँ पर जो ऑप्शन दिए गए हैं, वर्षा के दौरान घरों से बाहर न निकलना, बिल्कुल यह राइट ऑप्शन होगा। यह अगर हम लोग थोड़ा सा इस पर कंट्रोल करेंगे तो यह एक कारगर उपाय सिद्ध होगा। वर्षा के समय पेड़ों के नीचे न रुकना, बिल्कुल यह बहुत जरूरी बातें हैं जो हम लोगों को बरसात के समय में ध्यान रखना ही रखना है। और अगला ऑप्शन है बिजली एवं तार के खंभे से दूर रहना, यह बिल्कुल ही आप लोगों को इस प्रकार से सचेत रहना है। और यहाँ पर उपरोक्त सभी ऑप्शन जो दिए गए हैं, इस सारे ऑप्शन से हम लोग, सारे ऑप्शन को हम लोग अगर फॉलो करें तो बिल्कुल यहाँ पर झारखंड में इस आपदा से बची जा सकती है। चलिए अगला सवाल हम ले जा रहे हैं आपको। सवाल है निम्न में से कौन सा क्षेत्र
देखिए यहाँ पर कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, उसमें से कौन सा क्षेत्र भूमिगत कोयला खदानों में याग, यानी कि भूमि के अंदर जो कोयला खदान है उसमें याग लगने से, याग के होने से होने वाली आपदा के कारण सर्वाधिक चर्चा में रहता है, झारखंड में कौन सा क्षेत्र है? तो बिल्कुल आप जानते हैं धनबाद का ही झरिया एक प्रखंड था, लेकिन इसको अभी मिला करके धनबाद नगर निगम में मिला लिया गया है और बिल्कुल धनबाद के टाउनशिप एरिया में है भी आपका झरिया जो है वो आता है। पहले यह बात फिर से हम आपको आपके जानकारी के लिए बता दें कि झारखंड में प्रखंडों की संख्या जो है वह प्रखंडों की संख्या 264 थी। कितने थी? 264। लेकिन यहाँ पर एक प्रखंड जो है झरिया, उसको धनबाद नगर निगम में मिला लिया गया है। 264 में से एक प्रखंड झरिया जो है वह माइनस हो गया। इसलिए भी झारखंड में अगर सवाल आवे कि प्रखंडों की संख्या कितनी है तो याद रखेंगे कि 263 है और झरिया ही वह जगह है, झरिया ही एक क्षेत्र है जहां पर भूमिगत कोयला खदानों में आग होने से होने वाली आपदा के कारण हमेशा झारखंड ही नहीं पूरे भारत में चर्चा का विषय होता है। चलिए आज के सेशन का 14वां सवाल है झारखंड के जंगलों में आग लगने के प्रमुख कारण क्या है? तो आम लोगों द्वारा ज्वलनशील वस्तुओं का जंगलों में प्रयोग, मानव द्वारा वनोत्पादों के संग्रहण के दौरान रोशनी हेतु आग जलाना, और यहाँ पर बहुत सारे यहाँ पर जो ऑप्शन है वह दिए गए हैं। शुष्क पतझड़ वनों के आपस में टकराने से उत्पन्न आग, बिल्कुल यह सारे ऑप्शन जो सही हैं जिसमें झारखंड के जंगलों में आग लगने के कारण है। अगला सवाल है झारखंड के जंगलों में आग जैसी आपदा से निपटने हेतु कौन से प्रयास कारगर सिद्ध होंगे? तो यहाँ सवाल है, ऑप्शन है उसका अधिक आयु के वृक्षों को काटकर उनके स्थान पर नए वृक्ष लगाने चाहिए। बिल्कुल ये ऐसा करना चाहिए क्योंकि पुराने वृक्ष जब गिरते हैं तो उसमें क्या होते हैं, आग लगने की संभावना जो है, क्योंकि बहुत सूखे वृक्ष होते हैं और उसमें आग लगने की संभावना अधिक होती है। और आगे है जंगलों में फायर टावर का निर्माण किया जाना चाहिए। यह बिल्कुल ही कारगर उपाय सिद्ध होंगे अगर आप जंगल में वाटर टावर का यहाँ पर निर्माण किया जाएगा, फायर टावर का निर्माण किया जाएगा, बिल्कुल सिद्ध होंगे। वाटर टावर करें, फायर टावर करें, सिद्ध होंगे। वनों का सड़कों द्वारा यहाँ पर क्या कर सकते हैं, विभाजन किया जाना चाहिए। वनों का सड़कों द्वारा विभाजन कर दें तो फिर वहां पर अधिक लोग देख रेख कर सकेंगे। इस प्रकार से उपरोक्त सभी जो उपाय होंगे वह कारगर सिद्ध होंगे। यहाँ पर अगला सवाल के रूप में आपके सामने यहाँ पर मौजूद है। चलिए यहाँ पर आज के सेशन का 16वां सवाल पर आपको हम लेके जा रहे हैं और आज के सेशन का जो 16वां सवाल है आपदा प्रबंधन, झारखंड में आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ झारखंड। आप पढ़ रहे हैं इस चैप्टर को और इसका 16वां सवाल पर हम आपको ले जा रहे हैं। सवाल है झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्रों में किए जाने वाले आक्रमण का प्रमुख कारण क्या है? तो देखिए हम यहाँ पर झारखंड में आपदा प्रबंधन से जो जुड़े महत्वपूर्ण तथ्य हैं उसको कुछ सवाल के माध्यम से, एमसीक्यू के माध्यम से आपको हम क्लियर करवाने का, आपको समझाने का, आपको ध्यान में लाने का प्रयास हम कर रहे हैं और बिल्कुल आपका ध्यान आकर्षित होगा इस ओर। और बिल्कुल जब आप एक बार ध्यान से यहाँ पर इसको पूरा वीडियो को देख लेंगे तो पूरा आपका कंप्लीट हो जाएगा। यह सेशन जो है कंप्लीट करने के बाद पूरा डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ झारखंड आपका कंप्लीट हो जाएगा और इससे जुड़े जो सवाल आपको झारखंड के एग्जाम में आएंगे निश्चित रूप से आप उसमें 100% देने का काम करेंगे। तो इसके लिए क्या है, अगर आप वीडियो से मेरे वीडियो को देख करके आप अपने लाभ को बिल्कुल मजबूत कर रहे हैं, अपने आप को लाभ ले रहे हैं, तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें ताकि आगे और भी वीडियो ऐसे हैं जो हम बनाने के लिए आपसे प्रेरित होंगे। तो आप वीडियो में कमेंट जरूर करें जिससे आपको और लाभ मिले और आपको कैसा वीडियो किस प्रकार से समझाने से, किस प्रकार बताने से कैसा आपको मदद मिल रहा है, नहीं मिल रहा है, फिर कैसा बदलाव होना चाहिए, इस प्रकार का भी कमेंट आप बिल्कुल हमारे वीडियो में करें। तो वीडियो को पॉज करके भी आप वीडियो को पॉज कर दें, बीच में आप बीच में कमेंट कर दें आराम से, वीडियो फिर आप आगे देखें। ठीक है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। आज के सेशन का 16वां सवाल यह था कि झारखंड में जंगली हाथियों द्वारा मानवीय बसावट क्षेत्रों में, झारखंड के जो जंगली हाथी वो क्या करता है, मानवीय बसावट क्षेत्र यानी कि जहां पर मानव रहते हैं उस क्षेत्र में जाकर के आक्रमण करते हैं। और उसके प्रमुख कारण क्या है, किस कारण से आक्रमण करते हैं? तो यह बात आप जानते हैं कि झारखंड के जो जंगली जानवर है, जंगली हाथी है, उसका जो क्षेत्र है, उसका जो अपना बसावट है, वहां पर जाकर के मानव क्या करता है, मनुष्य क्या करता है, उसमें भी छेड़छाड़ जाकर के करता है। जब वहां से छेड़छाड़ होता है हाथी वहां से बाहर निकलते हैं
बाहर निकलते हैं तो सभी कहीं भी जा सकते हैं, तो मानवीय बसावट क्षेत्रों में जाते हैं और वहां पर जाकर के उत्पात मचाते हैं। तो यहाँ पर इसका जो कारण हो जाएगा, हाथियों का अपने रास्ते से भटक जाना बिल्कुल नहीं, हाथियों द्वारा मानव बस्ती से आवाज सुनकर वहां पहुंच जाना वो भी वो नहीं करते हैं। मानव द्वारा हाथियों के प्राकृतिक आवास में हस्तक्षेप किया जाना, उसकी जो प्राकृतिक आवास उनको हमारे प्राकृतिक के द्वारा उपलब्ध करा गया है, उस आवास में जाकर के उसके रेसिडेंस में जाकर के आप हस्तक्षेप कर देते हैं बीच में, तो फिर उसको इसे और आना होता है। अगला सवाल की ओर हम आपको ले जा रहे हैं। सवाल है, झारखंड में जंगली हाथियों के ग्रामीण बसावट में प्रवेश करने पर उन्हें भगाने हेतु किस प्रकार के तरीकों का प्रयोग किया जाना चाहिए। यानी कि झारखंड के जो जंगली हाथी हैं वह मानवीय बसावट क्षेत्रों में, ग्रामीण क्षेत्रों में जब आ जाते हैं तो उनको ग्रामीण क्षेत्रों से, मानवीय बसावट क्षेत्रों से उनको भगाने के लिए कौन से उपाय आप करेंगे जो कारगर सिद्ध होंगे। तो यहाँ पर है कि ढोल नगाड़े बजाना, बिल्कुल आप ढोल नगाड़े बजाएंगे, उससे भी हाथी लोग जो है वो भागते हैं। आग द्वारा हाथियों को डराना, आग से बिल्कुल हाथी, आग का आप जब कोई लकड़ी में, कोई बांस में जब आग को बांध करके, कपड़े को बांध करके उसमें आग लगा करके लेके आप दौड़ेंगे तो बिल्कुल उस डर से हाथी जो है वो भागते हैं। मिर्च की गंध द्वारा हाथियों को भगाना, यह भी कारगर उपाय है ताकि आप हाथियों को इस प्रकार से आप भगा सकते हैं। यानी कि उपरोक्त सभी ऑप्शन जो यहाँ पर दिए गए हैं, इस सारे ऑप्शन की मदद से आप हाथियों को भगाने में कारगर सिद्ध होंगे यह ऑप्शन। सवाल है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का जो गठन है वह आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की किस धारा के तहत जो है वह किया गया है। यह सवाल आपके सामने यहाँ पर आके खड़ा हुआ है। तो वह आपदा प्रबंधन धारा के 14(1) के तहत जो है झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार का गठन किया गया है। सवाल आगे हम आपको ले जा रहे हैं। सवाल है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं। तो याद रखेंगे, झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार में अधिकतम सदस्यों की जो संख्या हो सकती है वह 9 हो सकती है। जिस समय इस प्राधिकरण का गठन हुआ था उसी समय इस प्रकार का प्रस्ताव था। सवाल है कि झारखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकार की सहायता हेतु गठित राज्य कार्यकारिणी समिति का अध्यक्ष कौन होता है। तो राज्य कार्यकारिणी का जो अध्यक्ष होता है वह झारखंड के मुख्य सचिव होते हैं, चीफ सेक्रेटरी होते हैं। सवाल है, झारखंड राज्य आपदा विभाग का गठन किस वर्ष किया गया था। तो यह आप याद रखेंगे, झारखंड राज्य आपदा विभाग का जो गठन है वर्ष 2004 में किया गया था। झारखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट ऑफ झारखंड का जो गठन है वह कब किया गया था। तो वर्ष 2004 में किया गया था। चलिए अगला सवाल की ओर ले जा रहे हैं। सवाल है, झारखंड में आपदा के दौरान राहत कार्य के संचालन हेतु गठित राज्य आपदा कार्रवाई कोष में केंद्र एवं राज्य सरकार की हिस्सेदारी क्रमशः जो है वह कितनी होती है। तो केंद्र एवं राज्य सरकार की जो हिस्सेदारी होती है वह 75 एवं 25% होती है। इसमें तो आपदा के दौरान राहत कार्य संचालन हेतु, और उसमें केंद्र सरकार 75% और राज्य सरकार 25% खर्च को वहन करती है। सवाल अगला यहाँ पर आपके सामने मौजूद है। सवाल है कि झारखंड राज्य में किस वर्ष आपदा प्रबंधन विभाग द्वारा राज्य आपदा प्रबंधन योजना तैयार किया गया था। तो योजना जो स्कीम तैयार किया गया था वह वर्ष था 2009 का। आगे सवाल आपके सामने यहाँ पर है कि आपदा से संबंधित विभिन्न पहलुओं के संबंध में प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, आपदा के संबंध में जो विभिन्न पहलू जो उसके स्टेप है उसके लिए प्रशिक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से, इस उद्देश्य से कि उन लोगों को ट्रेनिंग दिया जाएगा, से राज्य के किस संस्थान द्वारा आपदा प्रबंधन केंद्र, आपदा केंद्र प्रबंधन का संचालन किया जा रहा है। तो वह मैं आपको बता दूं, श्री कृष्ण लोक प्रशासन संस्थान रांची के द्वारा यह ट्रेनिंग दिया जाता है। किससे? तो आपदा से निपटने के लिए यह ट्रेनिंग दिया जाता है। चलिए आगे सवाल की ओर हम आपको ले जा रहे हैं। सवाल है कि झारखंड सरकार द्वारा आपदा प्रबंधन 3C ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र सृजन का गठन किस उद्देश्य से किया गया है। तो मैं आपको बता दूं किसका गठन किया गया है। आपदा पूर्व जानकारी तथा इससे जुड़ी समस्याओं की जानकारी एवं उनके प्रभाव को न्यून करने यानी कम करने हेतु यहाँ पर झारखंड आपदा प्रबंधन का 3C ज्ञान सह प्रदर्शन केंद्र का सृजन किया गया है, गठन किया गया है। अगला सवाल है कि राज्य में सूखा से संबंधित आपदा, राज्य में सूखा से संबंधित जो आपदा होता है उससे निम्न में से कौन सा संस्थान
शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है। शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन जो करता है वह है आपका बीएयू करता है। कौन करता है? बीएयू। बीएयू जो रांची में आपका है, इसको अगर आप पूरा फुल फॉर्म में देखेंगे तो इसे कहते हैं कि बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। चलिए तो हम आगे सवाल की ओर आपको ले जा रहे हैं। अगला सवाल यहाँ पर मौजूद है। सवाल है कि राज्य में खनन से संबंधित आपदा हेतु, खनन से संबंधित जो आपदा होते हैं उसे निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? खनन के मामले में, तो खनन के मामले में भारतीय खनन स्कूल जो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद में है, वह जो है तकनीकी और शैक्षणिक रूप से कार्यों का संचालन करती है। चलिए तो आज के सेशन का यहाँ पर हम आगे आपको सवाल की ओर ले जा रहे हैं, और सवाल आज के सेशन का जो अगला यहाँ पर मौजूद है वह ये है। सवाल है, राज्य में भूकंप से संबंधित आपदा हेतु निम्न में से कौन सा संस्थान शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्यों का संचालन करता है? तो यह बीआईटी मेसरा जो रांची में है, वह जो है भूकंप से संबंधित आपदा हेतु शैक्षणिक एवं तकनीकी कार्य जो है वह करती है। चलिए अगला सवाल की ओर हम आपको ले जा रहे हैं। सवाल है, राज्य में बाढ़ से संबंधित आपदा, बाढ़ से संबंधित आपदा याद रखेंगे, सभी आपदा को आप याद रखेंगे। भूकंप के लिए कौन है? भूकंप हम बात कर रहे हैं भूकंप का, तो यहाँ पर सब एक एक करके देख लीजिए। भूकंप के लिए बीआईटी मेसरा, हम बात करेंगे खनन के लिए तो इंडियन स्कूल ऑफ माइंस धनबाद, हम बात करेंगे सूखा के लिए तो बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, हम बात करेंगे इस प्रकार से सारे संगठन का, सारे संस्थान का के बारे में मैंने आपको यहाँ पर जानकारी दिया। चलिए और यहाँ पर सवाल है कि बाढ़ से संबंधित जो होंगे, बाढ़ से संबंधित आपदा होंगे, कौन सा संस्थान तकनीकी कार्यों को जो है वह कार्य का संचालन यहाँ पर करती है? तो तकनीकी और शैक्षणिक कार्य बाढ़ के लिए तो जैसेक नाम का जो संस्था है वह करती है। और यहाँ पर है राज्य में जंगलों में आग से संबंधित का भी जो तकनीकी कार्य करता है वो आपका जैसेक करता है। तो इस प्रकार से सेशन का यहाँ पर 31वां सवाल पर हम आपको ले जा रहे हैं कि प्रखंड स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? प्रखंड स्तर पर आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष जो होता है वो आपका प्रखंड विकास पदाधिकारी, जिसे आप ब्लॉक का बीडीओ साहब कहते हैं, जिसे ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर कहते हैं, वह होते हैं। चलिए सेशन का अंतिम सवाल पर हम आपको ले जा रहे हैं। सवाल है कि ग्राम स्तर पर गठित आपदा प्रबंधन समिति का अध्यक्ष कौन होता है? तो ग्राम स्तर पर डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी का जो चेयरमैन होता है वह आपका ग्राम सभा का मुखिया होता है। इस प्रकार से मैंने आपको झारखंड में डिजास्टर मैनेजमेंट के बारे में पूरा आपको जानकारी दिया, आपदा प्रबंधन के बारे में जानकारी दिया। तो वीडियो से आपको लाभ लेने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामना। लेकिन आप एक कमेंट एंड लाइक जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।